हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करेंगे इकोनॉमी के एंड पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स पोर्शन से, जो कि आपका रिसेंटली अगस्त का महीना गया है, उनसे कुछ करंट अफेयर्स यहां पर निकाले गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि सिंस प्रीमिक्स का इनिशिएटिव यही है कि भाई जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग की जा सके, आप देख सकें कितनी आपकी प्रिपरेशन का लेवल चल रहा है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो उसको होलिस्टिक तरीके से करने का एक ही मूल मंत्र है कि भैया टेस्ट सीरीज वहां पर अटेम्प्ट की जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए स्लीपी क्लासेस ने परख टेस्ट सीरीज यहां पर लॉन्च की है। 23 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 7 एफएलटीज यहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं। सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल हैं। रिसेंटली आप PTS 20 कोड यूज करके अगेन 20% का यहां पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो जाइए इस टेस्ट सीरीज में अवेल कीजिए। एंड जो आपका एक टेस्टिंग का डर रहता है कि यार किस प्रकार से टेस्ट सीरीज अटेंड करनी है, कैसे आंसर्स वहां पर सॉल्व करने हैं, या किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए फाइनल एंड सोल्यूशन यहां पर तैयार किया गया है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टॉपिक है विवाद से विश्वास 2.0। रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई है, बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं जो स्कीम है लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। सेकंड में कह रहे हैं इसे इंट्रोड्यूस करने का ये कारण है ताकि जितनी भी लिटिगेशन या जो डिस्प्यूट्स हैं डायरेक्ट टैक्स पेमेंट से रिलेटेड, उन्हें यहां पर रिड्यूस किया जा सके। एंड थर्ड में कहा जा रहा है कि इंप्लीमेंट की जाएगी ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के थ्रू, जो आपका ये पोर्टल यहां पर तैयार किया गया, जेम पोर्टल जो यहां पर तैयार किया गया है, उसके थ्रू इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। थोड़ा सोचिए, अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो सिंस पूछा गया है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट में तो बिल्कुल करेक्टली कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, उन्हीं के द्वारा स्कीम यहां पर लॉन्च की गई है। बट ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये आपके डायरेक्ट टैक्स पेमेंट्स की लिटिगेशंस और डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं है। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट चल रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 रिलीज किया गया है। जो विवाद से विश्वास पहले रिलीज किया गया था वो आपके इस प्रकार के डिस्प्यूट जो कि डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड से थे, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए किया गया था। वहीं अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, तो डेफिनेटली इसकी इंप्लीमेंटेशन ई मार्केट प्लेस पोर्टल के द्वारा यहां पर की जा रही है। तो उसके आधार पर आप इजीली कह सकते हैं कि भैया 2 ही स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली यदि हम बात करें किसी भी PPP प्रोजेक्ट के बारे में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक प्राइवेट पार्टी तो वहां पर रहेगी जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहां चल रहा होगा, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट वहां पर चल रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स वहां पर अराइज होते हुए देखने को मिल रहे थे, जिनकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। तो सरकार ने क्या बोला कि एक बार वन टाइम सेटलमेंट यहां पर की जाएगी इस स्कीम के माध्यम से। वॉलंटरी है, चाहता है कोई कॉन्ट्रैक्टर अपनी सेटलमेंट करवाना तो वो करवा सकता है। तो बेसिकली इसमें जितने भी डिस्प्यूट्स आपके 30 सितंबर 2022 तक तब तक कवर किए जाएंगे। 2 तरीके के यहां पर डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात की गई है। यदि तो कोर्ट अवार्ड पास हुआ है कि कोर्ट ने वहां पर निर्देश दिया है और 30 अप्रैल 2023 तक वो पास हो चुका है, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि जितना अमाउंट कोर्ट ने पास किया है उतना कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑफर किया जाएगा, बट उसका 85%, कि अगर 100 करोड़ की बात यहां पर की गई तो 85 करोड़ सेटल कर दिया जाएगा वन टाइम पेमेंट के माध्यम से। यदि आर्बिट्रल के पास यहां पर आपका सेटलमेंट डिस्प्यूट पहुंच चुका था और आर्बिट्रल के द्वारा यहां पर डिस्प्यूट ऑफर किया गया है, तो उसका नेट अमाउंट में से 65% वहां पर ऑफर किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि कंप्लीटली इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके और जितनी पेंडेंसी यहां पर क्रिएट हो रही है डिस्प्यूट्स की वजह से उन्हें भी यहां पर निकाला जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक सा इनिशिएटिव है जो कि आपको पता होना जरूरी है। तो आई होप करेक्टली मार्क किया हो। और ड्रिल वही है भैया कि क्वेश्चंस हम इनिशियली देखेंगे, जो आपको सही लगेगा आप अपना मार्क करेंगे, आंसर्स देखते हुए आप देखेंगे आपका आंसर सही था या गलत, और एट द एंड ऑफ द सेशन अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023। तो इससे रिलेटेड अब आपको यहां पर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहे हैं कि ये डिफाइन करता है कोस्टल एक्वाकल्चर को एज अ फार्मिंग अंडर कंट्रोल कंडीशंस ऑफ एनी एक्वेटिक लाइफ इन सेलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर में। सेकंड में कह रहे हैं इसकी अमेंडमेंट के तहत जो आपका कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 का था उसे अमेंड यहां पर किया जा रहा है। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया यहां पर प्रोविजन ऐड किया गया है ऑफ इंप्रिजनमेंट अनरजिस्टर्ड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट बेस्ड यहां पर पूछी गई हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली
जैसे कि आपको पता है यूपीएससी की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, तो डेफिनेटली स्लीपी क्लासेस द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे जा रहे हैं आपके लिए। आप उन इनिशिएटिव्स को यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, उन लिंक्स को जाके विजिट कीजिए एंड अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली डिफाइन की गई है भैया कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट बिल के तहत एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, जिसमें यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठती है कि भैया कोई भी एक्वेटिक लाइफ की यदि फार्मिंग की जा रही है, श्रिम्प्स हो गए, फिशेस हो गए, आपके सलाइन या फिर ब्रैकिश वाटर में, वो आपका कोस्टल एक्वाकल्चर के अंतर्गत कवर किया जाएगा। हेंस ये जो बिल है या जो आपका अमेंडमेंट एक्ट रहेगा वो भी डेफिनेटली उसे कवर करेगा। सेकंड पॉइंट कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 का जो है डेफिनेटली उसी को ही अमेंड करने के लिए ये बिल यहां पर निकाला गया है। थर्ड में कह रहे हैं कि जो इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन है वो यहां पर ऐड किया गया है। तो भैया इंप्रिजनमेंट का जो प्रोविजन था ना 2005 के एक्ट में रखा गया था कि इंप्रिजनमेंट भी रहेगी आपकी, उसके अलावा पेनल्टीज भी चार्ज की जाएंगी, बट अब आपकी सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीज की बात की गई है इस पर्टिकुलर बिल में। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट होते हुए ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। माफी चाहूंगा, यहां पर आप इसे करेक्टली मार्क कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में भी करेक्टेड मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यहां पर हमारी करेक्ट है। थर्ड में हमारी थोड़ी सी दिक्कत है कि यह प्रोविजन हटा दिया गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। चलिए, तो उसी के हिसाब से बेसिक्स अगर हम देखें, जब भी कोई भी आपका इस प्रकार का बिल आता है, कोई भी नई अमेंडमेंट वहां पर निकाली जाती है, तो पीआरएस से बढ़िया आपके लिए कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो बिल समरी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, इजीली कभी भी देखनी हो तो वहां से इजीली आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं कि रेगुलेशन किस तरीके से की जाएगी, आपके कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज की किस तरीके से उसे डिफाइन किया गया है, बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दे दिए गए हैं। उसके अलावा 2005 को एक्ट करने की बात की गई है, एक्ट को अमेंड करने की बात की गई है, वो भी आपको यहां पर मेंशन्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी है, जैसे कि पेनल्टीज वाला पॉइंट यहां पर हो गया कि बेसिकली जो बिल था उसने इंप्रिजनमेंट का जो प्रोविजन था उसे रिप्लेस करते हुए यहां पर पेनल्टीज इंपोज करने की यहां पर बात की है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली इसे गो थ्रू कीजिए, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। यदि इस अमेंडमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली ढंग से पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़िए, हमारे करंट अफेयर्स में भी ये कवर की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही सीधा साधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रखा गया है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी आपकी स्किल डेवलपमेंट स्कीम नहीं है इंडिया की। 3 स्कीम्स के नाम दिए गए हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्ट्राइव स्कीम, लखपति दीदी स्कीम, या फिर अगर आपको लगता है इनमें से तीनों की तीनों स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, कोई भी हमारी ऑप्शन यहां पर नहीं बनती, तो डी ऑप्शन यहां पर आप मार्क कर सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सरकार द्वारा बहुत समय से फोकस रखा जा रहा है। कारण भैया सिंपल सा है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उसे यदि ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है, देश की ग्रोथ का हिस्सा बनाना है, तो कहीं ना कहीं उन्हें उस प्रकार का स्किल्ड लेबर तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार द्वारा रिपीटेटिवली स्कीम्स यहां पर लॉन्च की जाती हैं। तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है भैया इन सभी स्कीम्स का ट्रैक रखने के लिए, बट इंपॉर्टेंट है पता होना। कई बार स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा और लखपति दीदी स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है सरकार द्वारा। ठीक है, स्ट्राइव स्कीम ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंटेशन में थी, और ये स्ट्राइव स्कीम बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपके रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली बात आपके लिए होमवर्क है कि भाई थोड़ा बताओ ये स्ट्राइव स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो उस हिसाब से तीनों की तीनों स्कीम्स हमारी स्किल डेवलपमेंट से है, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो कि आपकी स्किल डेवलपमेंट से नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। वहीं बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के स्कीम के बारे में, तो इसके लिए फाइनेंशियल आउटले 13,000 करोड़ का यहां पर रखा गया है। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि जो आपके ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्कीम यहां पर निकाली गई है, दोनों अर्बन और रूरल एरियाज के लिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें कवर की जाएंगी उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको दे दी गई है। उसके आधार पर और क्या बात रखी गई कि जितने भी आपके आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्स पीपल हैं, उन्हें यहां पर रिकॉग्निशन दी जाएगी सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से। क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करने की यहां पर बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ये सभी चीजें यहां पर दी गई हैं ताकि इस पर्टिकुलर सेक्टर को थोड़ा और ग्रो किया जा सके। एंड अगेन इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी एमएसएमईज रजिस्टर भी होती हैं, तो उन्हें भी यहां पर पुश दिया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से। वहीं लखपति दीदी स्कीम के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव यहां पर ये रखा गया है कि करोड़ों में ऐसी महिलाएं रहें जिनकी अर्निंग यहां पर 1 लाख से ज्यादा बढ़ाई जा सके सालाना। ठीक है, और उन्हें उस प्रकार से गाइड यहां पर किया जा सके, वैसी स्किलिंग उनकी वहां पर की जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन, अनियन के बफर स्टॉक से रिलेटेड कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू अनियन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक पाइलिंग। फर्स्ट में कह रहे हैं जो महाराष्ट्र है
उनका हाईएस्ट शेयर है कंट्री की एंटायर अनियन प्रोडक्शन में। सेकंड कह रहे हैं नेफेड एज वेल एज एनसीसीएफ प्रोक्योर करता है अनियंस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ताकि बफर स्टॉक मेंटेन किया जाए। थर्ड में कहा जा रहा है कि जो अनियन प्रोडक्शन है ड्यूरिंग खरीफ सीजन वो ज्यादा देखने को मिलती है देन द राबी। और फोर्थ में कह रहे हैं कि भैया इंडिया यहां पर एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज करता है अनियन के ऊपर। थोड़ा सोचिए, बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए अनियन की प्रोडक्शन एज वेल एज बफर स्टॉक पाइलिंग के बारे में यहां पर बात की गई। बफर स्टॉक पाइलिंग मतलब कि सरकार यहां पर कुछ बफर मेंटेन करके रख रही है। अब सरकार बफर क्यों मेंटेन करेगी? ताकि कल को कभी भी सप्लाई कम रहे तो उस बफर को यूज किया जा सके, ताकि प्राइसेस की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। तो उसी के तहत सरकार ने 40% की एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी रिसेंटली। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी जब इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो डेफिनेटली फार्मर्स तो नाराज होंगे ही। तो फार्मर्स यहां पर नाराज हो गए। फार्मर्स ने कहा कि सर ये तो हमें लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम ऑलरेडी यहां पर प्रॉफिट्स कमा रहे थे अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करते हुए, आप इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स तो यहां पर सफर करेंगे। तो सरकार ने क्या बोला इसके लिए? सरकार कहती कि यदि हम सालाना 3 लाख मीट्रिक टन का यहां पर प्रोक्योरमेंट करते हैं अनियंस का, उसे हम बढ़ा देते हैं और वो प्रोक्योरमेंट नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा यहां पर की जाती है। उसे बढ़ा के 5 लाख मीट्रिक टन यहां पर कर दिया गया, ठीक है, ताकि ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए, ठीक है जी, थोड़ा यहां पर जो आपका डैमेज कंट्रोल है उसको वहां पर किया जा सके। तो यही ऑब्जेक्टिव देखते हुए ये क्वेश्चन यहां पर तैयार किया गया है एंड महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा शेयर यहां पर देखने को मिलता है। बट रही बात सी स्टेटमेंट की कि अनियन प्रोडक्शन खरीफ सीजन में ज्यादा रहती है देन द राबी, तो ये स्टेटमेंट बेसिकली यहां पर इनकरेक्ट है। राबी सीजन मोर देन 60+% आपकी प्रोडक्शन राबी सीजन के थ्रू हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। इसलिए जो आपका राबी सीजन है अनियन प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है ताकि ओवरऑल प्राइसेस की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। एंड बहुत सारी जो बफर स्टॉक मेंटेन की जाती है सरकार द्वारा वो इस राबी सीजन के दौरान ही यहां पर की जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ गई हो। तो रिसेंटली इंडिया द्वारा 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी इंप्लीमेंट की गई, जिसके रिस्पॉन्स में सरकार द्वारा यहां पर 5 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट की बात रखी गई, ठीक है। ऑलरेडी 3 लाख यहां पर हो चुका था, 5 लाख का टारगेट यहां पर सेट कर दिया गया, जिसमें नेफेड और एनसीसीएफ को कहा गया है कि भैया 1 लाख टन एक्स्ट्रा यहां पर आप प्रोक्योर कीजिए। ऑब्जेक्टिव वही है कि अगर सरकार डायरेक्टली प्रोक्योर करेगी तो फार्मर्स थोड़े से जो उन्हें निराशा हुई है एक्सपोर्ट ड्यूटी की इंपोजिशन की वजह से, उस निराशा को कम कर पाएंगे ताकि फार्मर्स का यहां पर किसी तरीके से नुकसान ना हो, ठीक है। फार्मर्स को वो प्रोक्योरमेंट का पैसा वहां पर मिल जाए, अपनी क्रॉप का पैसा वहां पर मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र आपका फर्स्ट रैंक पर है, देन कमजोर मध्य प्रदेश और बेसिक्स इंफॉर्मेशन, देन कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। ये एक बेसिक्स आपको मैप यहां पर दे दिया गया है जिसके थ्रू आप इजीली इस चीज को रिटेन कर सकते हैं। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और सिंस अभी पिछले अगस्त के महीने में अनियन काफी ज्यादा आपका न्यूज में भी रहा था कि प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट यदि कोई रिसेंटली आपका स्टेट पीसीएस आ रहा है तो क्या पता आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, आईडीएफ एनबीएफसी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट बतानी है कौन कौन सी हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं, सिंपल जो आपका यूपीएससी का फॉर्मेट देखने को मिलता है क्वेश्चंस का, उसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन रखा गया है। पहले में कह रहे हैं कि जो आपकी ये पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाले, भैया इन्हें भी सीआरआर रेशो यहां पर मेंटेन करनी है जो कि आरबीआई उन्हें डायरेक्ट करेगा। सेकंड में कह रहे हैं इन्हें परमिट किया गया है कि यदि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिसका 1 साल हो चुका है कमर्शियल ऑपरेशंस का, ये उन्हें रीफाइनेंस कर सकते हैं। अब देखिए रीफाइनेंस का क्या मतलब है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहां पर करेक्ट आंसर यहां मार्क कीजिए, अंडरस्टैंडिंग भी और नॉलेज भी डेफिनेटली। तो ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स यहां पर देखने को मिली। पहली में बिल्कुल करेक्टली बात रखी गई और रिसेंटली आरबीआई ने इसे निर्देश भी दिया कि भाई तुम अपना सीआरआर मेंटेन करो, कारण कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज हैं, मतलब एनबीएफसी की ही एक कैटेगरी है जिनके द्वारा क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म डेट फंड्स यहां पर प्रोवाइड, लॉन्ग टर्म डेट फंडिंग प्रोवाइड की जाती है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। अब डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत सारा पैसा उनका यहां पर लगेगा, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि उस प्रकार से इन्हें उस प्रकार का कैपिटल भी अवेल करवाया जाए, भाई चाहे वो आपका डेट कैपिटल क्यों ना हो, ठीक है। और डेट कैपिटल इंपॉर्टेंट भी रहता है इस केस में, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है भैया, लंबे समय तक चलेगा, हैवी कॉस्ट यहां पर लेगा, तो फंड्स की आवश्यकता तो है ही। तो आरबीआई ने बोला कि भैया जो एनबीएफसी हैं जो कि इस प्रकार के फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें उतना कैपिटल अपना मेंटेन करके रखना है। अब सीआरआर रेशो कैसे निकाली जाती है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, अगर याद है तो भैया डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को यहां पर समझ चुके होंगे, स्टेटमेंट को यहां पर समझ चुके होंगे कि बेसिकली इन एनबीएफसीज को उतना कैपिटल मेंटेन करके रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट रीफाइनेंस की बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ फाइनेंस यहां पर लेते हैं।
फंडिंग लेते हैं ना, लोन्स लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अब उनका अगर 1 साल के ऑपरेशंस यहां पर पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत आ रही है, वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे, बट ऐसा लग रहा है कि इन द लॉन्ग टर्म ये अच्छा एक रिटर्न यहां पर जनरेट करके देगा, कैश फ्लो यहां पर बरकरार रहेगा, तो उस केस में ये जो पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं, इन्हें परमिशन दी गई है कि उन पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रीफाइनेंस कर सकते हैं। यदि उन्हें पैसों की आवश्यकता है या अपने लोन्स की भरपाई करने की आवश्यकता है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर एनबीएफसीज उन्हें वो पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, जिसके आधार पर सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही सिंपल सी कहानी आपको बताई गई है एक्सप्लेनेशन में भी कि लॉन्ग टर्म डेट का जो फ्लो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, वो बेसिकली इन एनबीएफसीज द्वारा यहां पर किया जाता है, जिनके तहत इन्हें परमिशन दी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनका 1 साल हो चुका है कमर्शियल ऑपरेशंस के, उन्हें रिफाइनेंस भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टोल ऑपरेट ट्रांसफर कि जो आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हें भी ये फाइनेंस कर सकते हैं एज अ डायरेक्ट लेंडर। उसके अलावा रिसेंटली आरबीआई ने यहां पर क्या कहा कि सीआरआर रेशो अपनी 15% की आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब जितने भी आपके रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उनका 15% एज अ कैपिटल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आपका वहां पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप रहे, ताकि किसी प्रकार का अगर नुकसान हो तो ऐसा ना हो एनबीएफसी वहां पर कोलैप्स होने पर आ जाए। कैपिटल अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली उस नुकसान को भी बियर कर पाएगा। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आपने ये 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हो, 5 के 5 आपके ठीक भी हुए हो, मतलब आप सही ट्रैक पर हो, कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो। बट अगर नहीं किए हैं तो डेफिनेटली इसको वैल्यू एडिशन लीजिए, इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी पीडीएफ्स को अपने कंपाइल्ड फॉर्मेट में नोट्स में डालते रहिए, एड ऑन करते रहिए, ताकि टुवर्ड्स द एंड जब प्रीलिम्स नजदीक आए तो दिक्कत ना आए कि यार अब कहीं और से करंट अफेयर पढ़ते हैं, कहीं और से करंट अफेयर पढ़ते हैं। एक साथ अगर मैनेज रहेंगे तो ईजी रहेगा आपकी रिवीजन की प्रोसेस में भी। चलिए, तो जो भी स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।